किसी भी टेस्ट के लिए चुगताई लैब है आपका भरोसा। अगर लैब टेस्ट की जरूरत हो तो घर में रहें और मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन से बुकिंग करवाएं। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए 03-111-456-789। किसी भी टेस्ट के लिए चुगताई लैब है आपका भरोसा। अगर लैब टेस्ट की जरूरत हो तो घर में रहें और मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन से बुकिंग करवाएं। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए 03-111-456-789। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चुगताई लैब लाइव सेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते आप लोगों के लिए एक अवेयरनेस सेशन लाते हैं जिसमें हम बहुत अहम हेल्थ टॉपिक को एड्रेस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ज़रूरी है, वो है ऑस्टियोपोरोसिस। और अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो ओल्ड एज पॉपुलेशन में ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कि बहुत कॉमन पाई जाती है, स्पेशली ख़वातीन में। और इसकी आम तौर पे कोई सिम्टम्स नहीं होते और औरतों को जब भी इसका मोस्टली पता चलता है उस टाइम पे उनको फ्रैक्चर हो चुका होता है। तो हम आगे बढ़ेंगे इस बहुत अहम टॉपिक को एड्रेस करने के लिए हमारे साथ आज बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद हैं जिनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर वकार सलीम फारूकी, जो कि कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन है और करंटली हमारे मेडिकल सेंटर अली सेंटर में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। वेलकम टू आवर लाइव सेशन डॉक्टर वकार। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हम अपने सेशन का आगाज़ करेंगे और पहला सवाल डॉक्टर साहब मेरा आपसे ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना, ये दो वर्ड्स अगर आप ये समझ लें कि ऑस्टियो का मतलब है बोन और प्रोसेस का मतलब है वीक बोन। प्रोसेस का मतलब जैसे पोरस होता है, पोरस का मतलब है कि अगर आप को मैं मिसाल दूं कि जैसे एक लकड़ी है और लकड़ी तो सॉलिड होती है और मजबूत भी होती है, और अगर उसी लकड़ी को अंदर से दीमक खा ले तो वो देखने में तो वो वही लकड़ी लग रही होती है, लेकिन अंदर से वो वीक हो चुकी होती है और ब्रिटल हो जाती है। और ये जो वीक और ब्रिटल बोन है, ये बड़ी आसानी से इसका फ्रैक्चर हो जाता है। इसलिए जो असल जो चीज़ समझने वाली है कि ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट इसलिए ज़रूरी है कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है उसकी वजह से फ्रैक्चर हो जाता है। और जैसे आपने अभी कहा अपने इंट्रो में कि ये ऐसी बीमारी है कि इसका अक्सर पता ही उस वक्त लगता है जब फ्रैक्चर हो चुका होता है। बट ऑब्वियसली जब आप ने आपकी प्रिवेंशन करनी है आपने, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप फ्रैक्चर की नौबत ना आए और उससे पहले उसको ट्रीट कर सकें। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि ऑस्टियोपोरोसिस की टाइप्स क्या होती हैं तो उसके बारे में प्लीज़ हमें बताइएगा। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना, इसकी दो मेन टाइप्स हैं। एक है प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस और एक है सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। और जो पहले मैं सेकेंडरी के बारे में बताऊं आपको कि सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब ये होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बीमारी की वजह से हुआ है या कोई ऐसी आप दवा खा रहे थे जिसकी वजह से ही हुआ है। और दवा में जो कॉमनेस्ट दवाई जो ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करती है वो स्टेरॉइड्स है। और स्टेरॉइड जो है ये आमतौर पे सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं ये एस्थमा के केसेस में, या फिर ये इस्तेमाल होते हैं ऑटोइम्यून डिजीजेस। कुछ ऐसी और बीमारियां हैं जिनमें स्टेरॉइड्स को इस्तेमाल करना नागुज़ीर होता है, क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती हैं और उसमें स्टेरॉइड दिए बगैर गुजारा नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं जो उनमें अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो तो उसको हम सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस जो है उसकी भी दो वैरायटीज़ हैं, एक है टाइप 1 और एक है टाइप 2। टाइप 1 ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो पोस्ट मीनोपॉजल ख़वातीन में होता है। पोस्ट मीनोपॉजल का मतलब ये है कि वो ख़वातीन जिनकी मेंसेस या माहवारी जो है रुक जाती है बिकॉज ऑफ एज, तो उनके अंदर ये कॉमन है, तो उसको हम टाइप 1 प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। टाइप 2 जो प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस है वो होता है ओल्ड एज की वजह से। उसमें कोई डिस्क्रिशन नहीं है मेल और फीमेल में। एनीबडी हु इज अबव लाइक 75-80 ईयर्स ओल्ड, उनको ये ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है और उसका डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम इसकी प्रेवेलेंस की बात करें कि ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये ज़्यादा फीमेल्स में पाया जाता है या मेल्स में ये ज़्यादा पाया जाता है? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल एज है वो है पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स, और इसलिए इसकी प्रेवलेंस जो है वो भी फीमेल्स में ज़्यादा है। और फीमेल भी जैसे मैंने कहा कि पोस्ट मीनोपॉजल लाइक मीनोपॉज के अराउंड 10 ईयर्स आफ्टर मीनोपॉज। फॉर एग्जांपल अगर किसी खातून को 50 ईयर्स में मीनोपॉज हुआ है तो लाइक 60 ऑनवर्ड्स इसका रिस्क बहुत बढ़ जाता है।
तो मेल में अगर बात करें तो मेल के अंदर ये आमतौर पे अर्ली एज में नहीं होता। ज़्यादातर मेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस शुरू होता है 70 के बाद, और मेजॉरिटी केसेस जो 80 प्लस होते हैं मेल्स, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है। यंगर मेल्स में ये बहुत रेयर है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो क्या क्या होते हैं? रिस्क फैक्टर्स की तो बहुत एक लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं अगर मेन आपको कॉजेज बताना चाहूँ तो उसमें सबसे पहले तो डाइट है। डाइट में जो लो कैल्शियम डाइट्स हैं वो ये कॉज करती हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई किसी के डाइट में मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट्स शामिल नहीं है, दूध और उसके बाकी जैसे मक्खन है, पनीर है, दही है, इस तरह की चीज़ें जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो कोई रेगुलरली इस्तेमाल नहीं करता, या फिर वो फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जैसे उसमें भी कैल्शियम और विटामिन डी का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है, तो ऐसी डाइट जो रेगुलर उसके इस्तेमाल में ना हो तो ऑब्वियसली वो एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। और जैसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैल्शियम और विटामिन डी का बड़ा वाइटल रोल है ऑस्टियोपोरोसिस को कॉज करने में, तो वो डाइट जिनमें ये कम होता है उसमें ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज़्यादा हैं। और दूसरा एक्सरसाइज। जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिनका सारा दिन बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं, हिलते जुलते नहीं है ज़्यादा, और एक्सरसाइज रेगुलर नहीं करते, और उनमें ये चांसेस इसके ज़्यादा हैं। अच्छा, उसके अलावा कुछ ऐसी एंडोक्राइन डिजीज़ हैं जिसमें कि ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन तो डायबिटीज़ है, उसमें चांसेस ज़्यादा हैं ऑस्टियोपोरोसिस होने के। उसके अलावा फिर हाइपरथायराइडिज्म, हाइपर पैराथायराइडिज्म, ये थायराइड की डिजीज़ हैं और पैराथायराइड की, इनमें चांसेस इसके ज़्यादा हैं। किडनी की डिजीज़, उनमें कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिनमें के बोन की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाती है, और उसकी वजह से चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। स्पेशली जो पेशेंट्स रीनल ट्रांसप्लांट पे होते हैं, ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स में एक तो ट्रांसप्लांट इटसेल्फ, प्लस ये है कि जो मेडिसिन उनको दी जाती है इम्यूनोसप्रेसिव, वो ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करती है। सो वो भी एक रिस्क फैक्टर है कि वो ऑल दोज पेशेंट्स जिनका अगर ट्रांसप्लांट हुआ है उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बाकी पॉपुलेशन के मुकाबले में ज़्यादा है। इसके अलावा स्मोकिंग एक है पॉजिटिव फैक्टर, रिस्क फैक्टर आप उसको कह सकती हैं। और एक और जो बड़ी कॉमन चीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो है कैफीन। चाय और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी में कैफीन होती है, और अगर ये एक्सेसिव अमाउंट में इस्तेमाल की जाए तो ये भी एक सबब बन सकता है ऑस्टियोपोरोसिस का। अल्कोहल यूज़ लकीली हमारे माशरे में इतना कॉमन नहीं है, लेकिन दैट कैन कॉज ऑस्टियोपोरोसिस एज वेल। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनका मैंने जिक्र कर दिया आपको। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऐसे कौन से अर्ली साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिससे एक मरीज को जो है अवेयर हो जाना चाहिए कि फ्यूचर में उसको ऑस्टियोपोरोसिस होने वाला है? अच्छा, ये जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये एक बिल्कुल इसको हम एक साइलेंट बीमारी कह सकते हैं, यानी कि आम तौर पे इसके साइन और सिम्टम्स बहुत कम होते हैं, और पता उसी वक्त चलता है, लाइक 80% पेशेंट्स में तो उस वक्त पता लगता है जब उसका फ्रैक्चर हो चुका होता है। लेकिन जैसे मैंने जिक्र किया पहले कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एज ग्रुप ससेप्टेबल है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, और उसका डायग्नोसिस अर्ली हो, ताकि हम वो सिम्टम और साइन, जैसे मैंने कहा कि वो फ्रैक्चर की नौबत ना आए, बल्कि उससे पहले हम डायग्नोज करके उसको ट्रीट कर सकें। मैंने जो एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो दो सबसे जो कॉमन एरियाज़ हैं, कॉमन बोन्स हैं जिसमें कि ऑस्टियोपोरोसिस होता है, एक तो आपकी कमर की हड्डी है, स्पाइन, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं। तो ये जो रीढ़ की हड्डी है इसका ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा कॉमन है, और दूसरा जो कॉमन है वो है आपके हिप बोन। और जैसे आम नॉलेज में है कि हमारी एल्डरली पॉपुलेशन में हमने अक्सर देखा है कि जो ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं उनमें हिप फ्रैक्चर बहुत कॉमन है, और आमतौर पे ये अनडायग्नोज रहता है, और पता उसी वक्त लगता है जब फ्रैक्चर हो चुका होता है। फिर आप जब टेस्ट कराते हैं तो पता लगता है कि ये जो फ्रैक्चर हुआ है ये ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हुआ है। बल्कि एक तो थ्योरी ये भी है कि जो आमतौर पे हम समझते हैं कि बंदा गिरा तो उसका फ्रैक्चर हो गया, लेकिन कई दफ़ा बोन इतनी वीक हो जाती है कि वो उस फ्रैक्चर पहले होता है और फिर बंदा गिरता है। तो इसलिए ये जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली।
जी। ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि रोल ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन ऑस्टियोपोरोसिस से कैसे बचा सकती है हमें? बिल्कुल। एक तो हमें, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जिनमें के कैल्शियम और विटामिन डी जो मौजूद होती है, नेचुरल सोर्स है उसका। फ्रेश वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, उसमें कैल्शियम और विटामिन डी का सोर्स है, नेचुरल सोर्स है। तो ये हमारे डाइट में ज़रूर शामिल होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसी होती हैं कंडीशंस जिनमें के विटामिन डी और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे प्रेगनेंसी है, ख़वातीन में प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम और विटामिन डी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो उसमें उनको उसके सप्लीमेंट देने चाहिए। सिमिलरली, जो पोस्ट मीनोपॉजल ख़वातीन हैं, उनमें भी ऑब्वियसली कैल्शियम और विटामिन डी का लेवल कम हो चुका होता है, और उनमें जो है ना, ये हमें कैल्शियम और विटामिन ज़रूर देना चाहिए, ताकि वो उसकी जो कमी है इसकी वो पूरी हो जाए। एक और चीज़ जिसको आप रिस्क फैक्टर भी कह सकते हैं, वो ये है कि अगर आपको किसी भी वजह से कोई ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से आपको डायरिया हुआ है, तो वो कंडीशन जो है, वो आपकी क्रॉनिक डायरिया, कोई ऐसी बीमारी भी हो सकती है जैसे क्रोन्स डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जिसमें रेगुलर डायरिया रहता है और आपकी एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है आपकी बड़ी और छोटी आंत में, तो उसमें आपको कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है। सिमिलरली आपको ये भी ख्याल रखना है कि वो तमाम कंडीशंस जो कि आपको किसी भी वजह से, कोई मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं अपनी ज़ुबान में, वो अगर है, तो उसमें आपको ख्याल रखना है कि कैल्शियम जो है वो विटामिन डी की प्रेजेंस में ही अब्जॉर्ब होती है आपकी इंटेस्टाइन से। तो अगर विटामिन डी नहीं है तो फिर कैल्शियम भी कम अब्जॉर्ब होगी। तो इन दोनों के जो ऑप्टिमल लेवल्स हैं वो आपकी बॉडी में हर वक्त मौजूद रहने चाहिए, ताकि कैल्शियम अब्जॉर्ब होकर बोन का पार्ट बन सके। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए जो हमें सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, तो उस पर आप क्या एडवाइस करते हैं? देखिए, इस सवाल को मैं दो हिस्सों में तकसीम करूंगा। एक तो ये है कि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोन मैस को भी बिल्ड अप करने के लिए, आपके मसल मैस को भी बिल्ड अप करने के लिए, और ये तो हर सूरत हर इंसान को करना चाहिए। उसके अलावा जो दूसरा हिस्सा है मैं इसका आपके सवाल का, वो ये है कि हम इसको कैसे, हमने ये देखना है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक साइलेंट इलनेस है। इसके आमतौर पे साइंस और सिम्टम्स नहीं होते। साइन और सिम्टम्स जो हैं वो सिर्फ वर्टिब्रल या जो स्पाइनल आपका जो है, जो कमर की हड्डी का ऑस्टियोपोरोसिस है, उसमें अगर ये लॉन्ग स्टैंडिंग है तो उसमें कंप्रेशन फ्रैक्चर्स होने की वजह से या माइक्रो फ्रैक्चर होने की वजह से आपकी हाइट कम हो सकती है, लेकिन उसकी असेसमेंट करना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये पता उस वक्त लगता है जब आपको आपकी डिफॉर्मिटी डेवलप हो चुकी होती है। ये जो डिफॉर्मिटी है, जिसको कि आप पंजाबी में या उर्दू में जिसको आप कुब कहते हैं कि यूं झुक जाता है बंदा, तो वो जब डेवलप होता है तो फिर हमें नजर आता है, तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो हमारा मकसद ये है कि इसको आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, डाइट को अपना ठीक रखें, और डाइट में वो तमाम चीज़ें जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी मौजूद है वो इस्तेमाल करें, और तमाम, अगर आपको कोई डायबिटीज़ है या कोई और एंडोक्राइन बीमारी हैं तो उसका प्रॉपर इलाज कराएं, और अगर आपका स्टेरॉयड इनटेक रेगुलर है किसी भी वजह से, तो आप रेगुलर अपना चेकअप करवाते रहें, ताकि ऑस्टियोपोरोसिस उस लेवल तक ना पहुंचे कि खुदा ना खास्ता फ्रैक्चर हो जाए। ठीक है। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि रेगुलर चेकअप जो है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए, तो इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल है कि ऐसी कौन सी टेस्टिंग या टेस्ट अवेलेबल है जिससे हम ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं, और इसकी टाइमलाइन क्या होनी चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, कि जैसे कि हम बार बार पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि डायग्नोसिस इसका उस वक्त होना चाहिए कि जब फ्रैक्चर नहीं हुआ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है जिसमें कि उन्होंने कहा कि 50% ऑफ द लेडीज, ख़वातीन जिनकी पोस्ट मेनोपॉजल ऑब्वियसली, जिनकी एज 50 साल से ज़्यादा है, वो अपनी बाकी ज़िंदगी में फ्रैक्चर होने का चांस है उनमें। यानी कि 50% ऑफ ऑल दोज लेडीज हु आर अबव 50, उनके बाकी जो जितने साल हैं ज़िंदगी के, उसमें फ्रैक्चर होने के आधी ख़वातीन को चांस है कि वो फ्रैक्चर हो जाएगा, अगर, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस तो होना है एज के साथ,
और पोस्ट मेनोपॉजल में ज़्यादा होना है। और सिमिलरली 20% मेल को भी चांसेस हैं जो कि इस एज ग्रुप में चले जाते हैं, अबव 80 के एज ग्रुप में। तो इसलिए इसको डायग्नोसिस का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन कैसे होगी? एक तो खैर जैसे हमने जिक्र किया कि कैल्शियम और विटामिन डी के लेवल्स जो हैं वो आपको कराने चाहिए चेक, ब्लड टेस्ट में होते हैं वो। और जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो है बोन डेंसिटी। डेंसिटी अगर आपको थोड़ा साइंस का इल्म हो तो डेंसिटी का मतलब होता है कि वो बोन जो है उसकी वो कितनी मजबूत है। जैसे मैंने मिसाल दी थी शुरू में कि लकड़ी जो है और या दीमक लगी हुई लकड़ी या बिल्कुल ब्रिटल किस्म की लकड़ी जो है जो आसानी से टूट जाए, उसमें क्या फ़र्क है? सिर्फ बोन डेंसिटी का फ़र्क है। तो बोन्स डेंसिटी को चेक करने के लिए, जिसको कि हम बोन डेंसिटी की मेजरमेंट कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए वो कुछ लोग जो हैं वो एक छोटी मशीन होती है जो कि हील से आपकी बोन डेंसिटी चेक करते हैं, लेकिन वो इतना सेंसिटिव टेस्ट नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट कौन सा है, तो वो डेक्सा स्कैन है, जो कि आपकी पूरी बॉडी की जो बोन डेंसिटी है उसको वो चेक कर लेते हैं। और वो एक स्कैन है जो कि बड़ा इजीली अवेलेबल भी है, हमारे चुगताई सेंटर में भी अवेलेबल है। तो वो अगर आप रेगुलरली करवा लें, बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि तमाम वो एज पॉपुलेशन जिसको के जो ससेप्टेबल है इस डिजीज़ से, उनको साल में कम से कम एक दफ़ा स्कैन ज़रूर कराना चाहिए। जैसे पोस्ट मेनोपॉजल ख़वातीन जो हैं उनको भी साल में एक दफ़ा स्कैन कराना चाहिए। और अगर ऑस्टियोपोरोसिस आता है तो फिर डॉक्टर की मशवरे के मुताबिक रेगुलर स्कैन बहुत ज़रूरी है। और सिमिलरली अगर कोई अबव 80 मेल है, वो उसको भी जो है ना वो रेगुलर साल में कम से कम एक मरतबा स्कैन ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि अगर ऑस्टियोपोरोसिस आता है तो उसको ट्रीट किया जा सके इससे पहले कि फ्रैक्चर हो जाए। ठीक है, ट्रीटमेंट की डॉक्टर साहब आपने बात की, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये ट्रीटेबल है? ये बिल्कुल ट्रीटेबल है जी। इसमें इसके ट्रीटमेंट को समझने के लिए एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि हमारी जो बोन्स हैं वो कुदरत की तरफ से वो रेगुलरली बन भी रही हैं और रीएब्जॉर्ब भी हो रही हैं। अब जब ये नई बोन बनने में और उसकी रीएब्जॉर्प्शन में जब कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, यानी कि आपकी रीएब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा हो रही है और नई बोन कम बन रही है, तो ये सबसे बड़ा कॉज है ऑस्टियोपोरोसिस होने का। और इसके लिए हम दवाइयाँ जो हैं वो जितनी भी अभी तक मार्केट में आई हैं, वो दवाइयाँ सिर्फ इसी चीज़ को एड्रेस कर रही होती हैं कि या कि बोन फॉर्मेशन को बेहतर कर दें या फिर उसकी रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल कर लें। ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा जो कॉमनेस्ट दवाई यूज़ होती है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, दवाइयाँ तो बहुत सारी हैं, उसकी डिटेल में जाने का यहाँ पे टाइम नहीं है, लेकिन जो सबसे कॉमनेस्ट दवाई जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है उसका नाम है बिसफॉस्फोनेट। उसके कई ट्रेड नेम्स हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे जिक्र करने की, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो है बिसफॉस्फोनेट। और बिसफॉस्फोनेट का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि वो आपकी बोन की रीअब्जॉर्प्शन को कम करती है, और जब रीअब्जॉर्प्शन कम होती है तो फिर आपकी वो जो बोन ब्रिटल होना और ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस कम हो जाते हैं। जहाँ तक क्योर का सवाल है वो ये है कि ये जो मेडिसिन है, वंस वी डायग्नोज ऑस्टियोपोरोसिस, तो इसको हम कम से कम 5 साल के लिए इस्तेमाल करते हैं बिसफॉस्फोनेट। इसकी 3 टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। एक तो इसकी ओरल फॉर्म है। ओरल फॉर्म जो है वो वंस वीकली ली जाती है। फिर जो इंजेक्टेबल्स हैं वो भी 2 तरह के इंजेक्शंस हैं। एक इंजेक्शन ऐसे हैं जो कि 3 माह के बाद क्वार्टरली लगते हैं, और एक इंजेक्शन ऐसे है जो कि साल में एक दफ़ा लगता है। तो आमतौर पर पेशेंट के लिए उसकी कंप्लायंस के लिए ये बेहतर होता है कि उसको साल में जो एक दफ़ा इंजेक्शन लगता है वो एडवाइस किया जाए। तो अगर वो साल वाला इंजेक्शन लगवाता है तो 5 साल कंसेक्टिव उसको ये इंजेक्शन लगवाने हैं। और साथ हम ये भी रिकमेंड करते हैं कि साल में कम से कम 1 मरतबा वो डेक्सा स्कैन भी करवाए, ताकि उसकी जो ऑस्टियोपोरोसिस है उसकी प्रोग्रेस को देखा जा सके। तो जहाँ तक क्योर का ताल्लुक है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये 100% क्योरेबल है, लेकिन अगर आप बिसफॉस्फोनेट ले लेते हैं और आपका ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो बेहतर हो जाता है, तो आम तौर पे पेशेंट कैन लाइक लीड नॉर्मल लाइफ स्पैन। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता
इसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होगा। और अगर फ्रैक्चर का इंसिडेंस कम हो जाए ये ऑस्टियोपोरोसिस को कंट्रोल करने से, तो ऑब्वियसली जो रिस्क है वो तो फ्रैक्चर का रिस्क है, और ख़ासतौर पे हिप फ्रैक्चर जो है जिसकी कि मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा है, 15 to 20% पेशेंट जो हैं वो हिप फ्रैक्चर के बिकॉज ऑफ एनी रीज़न वो उनकी डेथ हो जाती है 2 या 3 साल में। लेकिन यह है कि कोशिश यही करनी चाहिए कि ऑस्टियोपोरोसिस को कंट्रोल किया जाए और उसके फ्रैक्चर का जो रिस्क है उससे बचा जाए। ठीक है, इन द एंड मैं आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहूँगी। बस मैं जिक्र तो हम सारी बात तो हम कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर मेरा जो होगा एडवाइस वो अपने तमाम सुनने वालों को यही होगी कि हमें पता होना चाहिए कि जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये एक साइलेंट बीमारी है, और इसका डायग्नोसिस सिर्फ अलामात के को देख के करना बहुत मुश्किल है। तो वो एज ग्रुप, और ख़ास तौर पे मैं अपनी ख़वातीन से ये गुजारिश करूँगा कि पोस्ट मेनोपॉज़ल ख़वातीन जो 50 प्लस हैं या 60 प्लस हैं, उनको रेगुलरली डेक्सा स्कैन साल में कम से कम 1 मरतबा ज़रूर करवाना चाहिए और अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, ताकि अगर उसमें ऑस्टियोपोरोसिस आ रहा है तो उसका इलाज किया जा सके, क्योंकि ये प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज़ द ओनली की जिससे आप फ्रैक्चर से बच सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया कि मैं ये बात कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो ऑडियंस के साथ शेयर की हैं और अपना बहुत कीमती वक्त दिया, उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हम लोग इसी तरह हर हफ्ते लाइफ के साथ आते रहेंगे, लेकिन जो आज का सेशन है इसमें हमने बहुत ज़रूरी बातें प्रोफेसर वकार से सीखी हैं कि हमने टाइमली कैसे इसका डायग्नोस कराना है और उससे भी पहले हमने इससे कैसे बचना है, और उसमें बहुत सारी चीज़ों का रोल होता है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि हमारी जो डाइट है उसका बहुत ज़्यादा रोल है, हमारे लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा रोल है, हम लोग किस तरह अपनी डेली जो रूटीन है उसको मैनेज करें। तो किसी भी बीमारी को अगर हम पहले पकड़ लें तो हम बहुत पहले अपने आप को भी और अपने प्यारों को भी इस बीमारी से बचा सकते हैं। इसी तरह हम अगले हफ्ते भी एक लाइफ के साथ आएंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।